बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई बच्चों, आज हमारा टॉपिक है, दो टॉपिक आज इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले नंबर पे है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो ये बिल्कुल वैसा ही टॉपिक है जैसा आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 11 में ये पढ़ा हुआ है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड आर्हीनियस इक्वेशन। ये दोनों टॉपिक चैप्टर नंबर 11 में थे। तो यहाँ पे हम उसी कॉन्सेप्ट को एक दफ़ा रिवाइज करेंगे। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन किसे कहते हैं, इसकी जो आपकी फिज़िकल की बुक है उसमें डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि एनर्जी विच इज़ मोर देन द एवरेज एनर्जी एंड इज़ जस्ट सफिशेंट टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट्स इनटू द प्रोडक्ट्स इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इसमें पहली बात तो ये मैं बता दूं कि एवरेज एनर्जी यहाँ पे किसे कहा जा रहा है, फिर मैं पूरी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता हूँ। एवरेज एनर्जी कहते हैं कि वो एनर्जी का डिफरेंस जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान पाया जाता है। जैसे ये देखें, ये मैंने ग्राफ बनाया, इसमें ये ए और बी रिएक्टेंट्स हैं और इस स्टेज पे जाके यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है COD। ठीक है, ये आपको COD लिखा नज़र आ रहा है। दिस इज C+D, दीज आर दी प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स की एनर्जी यहाँ पर है, रिएक्टेंट्स की एनर्जी यहाँ पर है। इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है दिस इज डेल्टा H। और यहाँ पे आप देख रहे हैं डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव है क्योंकि रिएक्टेंट्स हाई एनर्जी स्टेट पे हैं, प्रोडक्ट लो एनर्जी स्टेट पे हैं। एनर्जी रिलीज़ हुई है, खारिज हुई है और प्रोडक्ट बने हैं, और इनके दरमियान ये एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है डेल्टा H। हम जब भी कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो एंड पे अक्सर हम उसकी एनर्जी लिखते हैं। जब हम ऐसे रिएक्शन स्टडी करें जिनमें एनर्जी डिफरेंस आ रहा है, जिन्हें हम थर्मोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री में आपने फर्स्ट ईयर में ये चीज़ पढ़ी है। ऐसे रिएक्शन जिनमें एनर्जी रिलीज़ या एब्जॉर्ब हो रही है तो उसके एंड पे हम एनर्जी डेल्टा H की वैल्यू लिखते हैं। ये जो डेल्टा H है इसी को एवरेज एनर्जी कहते हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जी के दरमियान जो डिफरेंस पाया जाता है वो एवरेज एनर्जी है। अब एवरेज एनर्जी यानी कि एनर्जी का डिफरेंस तो सिर्फ डेल्टा H है, तो चाहिए क्या था कि रिएक्टेंट्स डायरेक्ट यहाँ से सीधे प्रोडक्ट के अंदर चले जाते। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में जाने के लिए उन्हें एक बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। वो जो बैरियर होता है उस बैरियर को हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्टेट या एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक मुसाफिर ने एक पहाड़ की चोटी से गुज़र कर दूसरी साइड पे जाना है, उसके लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि वो पहाड़ के ऊपर से गुज़रे बगैर दूसरी साइड पे पहुंचे। तो इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, फिर प्रोडक्ट्स के अंदर रिएक्टेंट्स नहीं कन्वर्ट होना है। ये पहाड़ जिसके लिए मैंने ये इस हिल के लिए मैंने वर्ड लिखा है ना, एक्टिवेटेड स्टेट या एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। ये वो स्टेट होती है जब रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं और आपस में वो इतना ज़्यादा कोलाइड करते हैं, उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उनके कोलाइंस के नतीजे में रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल अब टूट कर प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल में चेंज हो सकते हैं। यानी कि रिएक्टेंट्स के अंदर मौजूद बॉन्ड्स टूटकर वो नए बॉन्ड बनाकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए उन्हें एक ख़ास एनर्जी स्टेट पर जाना पड़ता है। उनके अंदर इतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट में चेंज हो सकें। तो इसलिए रिएक्टेंट्स को अपनी पोटेंशियल एनर्जी, मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे देखें लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी, रिएक्टेंट्स को अपनी पोटेंशियल एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है कि वो आपस में इतनी पावर से इतनी इफ़ेक्टिवली कोलाइड करें कि वो प्रोडक्ट्स बन सकें। तो रिएक्टेंट्स को इफ़ेक्टिव कोलाइंस करके प्रोडक्ट बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो मैंने E1 लिखी हुई है, दिस इज़ एक्टिवेशन एनर्जी टू ब्रिंग द रिएक्टेंट्स टूवर्ड द प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इसे हम कह रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब हम डेफिनेशन को दोबारा से देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो कहते हैं एनर्जी विच इज़ मोर देन द एवरेज एनर्जी। एवरेज एनर्जी तो पहले मैंने एक्सप्लेन की है, सिर्फ इतनी सी थी, लेकिन एवरेज एनर्जी से बहुत ज़्यादा एनर्जी इसे चाहिए थी प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, किस लिए?
इज जस्ट सफिशिएंट टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट्स इनटू द प्रोडक्ट्स। जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। या इसकी एक और डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं जो आपने फर्स्ट ईयर की बुक में पढ़ी है, आप वही डेफिनेशन यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये मैं लिख नहीं रहा सिर्फ बोल रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इफेक्टिव कोलिजन्स ऑफ रिएक्टेंट्स टू कन्वर्ट देम इनटू द प्रोडक्ट्स। maximum amount of energy required for the effective collisions of reactants to convert them into the products। या ऐसे भी कह सकते हैं maximum amount of energy required to bring the reactant molecules in या toward activated complex, कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स तक लेकर जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स की भी डेफिनेशन आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में लिखी हुई है। तो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स हम कहते हैं द स्टेट इन विच द रिएक्टेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड प्रोडक्ट्स बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, यानी कि रिएक्टेंट के बॉन्ड टूट रहे हैं और प्रोडक्ट्स के बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स की बात हो जाएगी। तो अब ये एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन थी कि वो एनर्जी जो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में लेकर जाने के लिए पहले रिएक्टेंट को मैक्सिमम एनर्जी स्टेट पर लेकर जाना होता है ताकि वो आपस में इतनी पावर से कोलाइड करें कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकें। तो आपस में इफ़ेक्टिव कोलिजन के लिए जो एनर्जी हमें उन्हें देनी पड़ती है उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज़ E1 इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी। मैंने यहाँ पे एक और लाइन भी लगाई हुई है, दिस इज़ आल्सो एक्टिवेशन एनर्जी E2। E1 थी रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में लाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, दिस इज E1। और प्रोडक्ट्स को अगर वापस रिएक्टेंट में लेकर जाना हो तो फिर जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो है E2। तो इसमें आप एक चीज़ देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में E2 की वैल्यू E1 से ज़्यादा है क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऐसे रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट्स की एनर्जी ऊपर हो, प्रोडक्ट्स की एनर्जी नीचे हो, तो रिएक्टेंट्स अपनी एनर्जी लूज करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट्स वाई दीज आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, E1 की वैल्यू E2 की वैल्यू E1 की वैल्यू से ज़्यादा होती है, E2 इज़ ग्रेटर दैन दी E1। तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़रूरी नहीं है सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए हो, रिवर्स डायरेक्शन के लिए भी एक्टिवेशन एनर्जी होती है। जैसे इस रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी E1 है और रिवर्स आने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी E2 है। तो ये मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए आपको बता रहा था। आपकी बुक में एक ही ग्राफ बना हुआ है लेकिन मैंने ये दो ग्राफ बना दिए हैं ताकि आप एंडोथर्मिक को भी समझ सकें। एक्सोथर्मिक के लिए मैंने बता दिया है कि E1 जो है वो कम होता है, E2 ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन वाइस वर्सा, इसका उल्ट होता है, यानी कि E1 ज़्यादा हो जाता है E2 से। ये आप देख रहे हैं कि ये रिएक्टेंट्स लो एनर्जी स्टेट पे है, प्रोडक्ट हाई एनर्जी स्टेट पे है। तो इसका मतलब है रिएक्टेंट्स को हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो जब रिएक्टेंट एनर्जी एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट बनाएंगे तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स हाई एनर्जी स्टेट पे हैं, प्रोडक्ट लो एनर्जी स्टेट पे है। तो इसलिए जो एवरेज एनर्जी का डिफरेंस है इनके दरमियान डेल्टा H, वो क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि रिएक्टेंट लो है, प्रोडक्ट हाई एनर्जी पे है। तो डेल्टा H क्या हो गया, पॉजिटिव। और इस रिएक्शन में क्या होगा, जो एक्टिवेशन एनर्जी हमें चाहिए एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स तक जाने के लिए E1 है, और वो एक्टिवेशन एनर्जी जो प्रोडक्ट्स को वापस रिएक्टेंट में लाने के लिए चाहिए वो E2 है। तो इसमें आप देख रहे हैं E1 की वैल्यू ज़्यादा है E2 से। और ये कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें प्रोडक्ट हाई एनर्जी स्टेट पे बनते हैं, रिएक्टेंट लो एनर्जी स्टेट पे होते हैं। तो हमें रिएक्टेंट को एनर्जी देनी पड़ती है, रिएक्टेंट्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, तब जाके वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक दोनों रिएक्शंस में एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट था। अब इसके बारे में एक दो बात और करते हैं कि एनर्जी कहाँ से आई। तो इसमें नेक्स्ट हेडिंग है सोर्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी मिलती कहाँ से है, तो ये मैं पहले बता चुका हूँ।
Activation energy is obtained due to the million and millions collisions between the molecules of the reactants. रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं, मिलियन मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं। तो इन कोलाइजन्स की वजह से क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कुछ की एनर्जी कम हो जाती है। जिनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि वो एक्टिवेशन एनर्जी अचीव कर लें, वही रिएक्टेंट आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, द मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट्स ड्यू टू दीज कोलाइजन्स मॉलिक्यूल गेट एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन। ठीक है, इन्हीं कोलाइजन्स की वजह से कुछ मॉलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑब्टेन कर लेते हैं। इसलिए एनर्जी कहाँ से आती है, एक्टिवेशन एनर्जी मॉलिक्यूल के आपस में कोलाइजन्स की वजह से। नेक्स्ट हेडिंग, ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है एक्टिवेशन एनर्जी पर? तो ये रूल है, एज रूल इंक्रीज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री। जब टेम्परेचर को 10 डिग्री राइज किया जाएगा, डबल्स द रिएक्शन रेट, रिएक्शन का रेट डबल हो जाएगा, यानी उसमें 2 गुना इजाफा हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे रिएक्शन फास्ट होता चला जाएगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी मौजूद है, कुछ ऐसे रिएक्शंस भी हैं जिनमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रिएक्शन रेट कम होता है इंक्रीज़ होने की बजाय। लेकिन जनरल रूल यही है कि इंक्रीज़ इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री डबल द रिएक्शन रेट। अब नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज़ टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? तो टेम्परेचर कोफिशिएंट अभी हमने पढ़ा है कि जब हम 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करेंगे तो रिएक्शन रेट डबल हो जाएगा। इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कोफिशिएंट बनाया गया है। तो ये कोफिशिएंट क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू, मसलन यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, रेशो ऑफ रेट कांस्टेंट्स, यानी कि के, रेट कांस्टेंट्स के दरमियान ये एक रेशो है, एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स पर। और वो डिफरेंट टेम्परेचर्स जो हैं उनके दरमियान कितना डिफरेंस है, डिफरिंग बाय 10 डिग्री, उनके दरमियान 10 डिग्री का डिफरेंस हो। तो ऐसे 2 रिएक्शंस जिनके दरमियान 10 डिग्री का डिफरेंस पाया जाए, उनके रेट कांस्टेंट्स के दरमियान जो रेशो होगी उसे कहेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट। जैसे ये देखें, एक रिएक्शन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका रिएक्शन रेट है, यानी कि उसका रेट कांस्टेंट है, और दूसरा 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका रेट कांस्टेंट है। तो रेट कांस्टेंट एट 35 एंड रेट कांस्टेंट एट 25, इन दोनों के दरमियान जो रेशो बनी है इसको कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। और इसी टेम्परेचर को फिर केल्विन में दिया गया है। पहले ये सेंटीग्रेड में वैल्यूज़ दी गई हैं, इन्हीं को फिर केल्विन में कन्वर्ट करके दिया गया है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट फिर क्या होगा, रेशो बिटवीन द रेट कांस्टेंट्स ऑफ द रिएक्शंस डिफरिंग बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इसके साथ एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो इसी से रिलेटेड है, आर्हीनियस इक्वेशन। तो आर्हीनियस इक्वेशन, ये सारा टॉपिक भी वही है जो आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा हुआ है। तो इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, ये भी वही वैसा ही टॉपिक है, आर्हीनियस इक्वेशन। तो पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड, क्योंकि आपकी एफएससी की बुक में इसका बैकग्राउंड मौजूद नहीं है, ये इक्वेशन बनी कैसे है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये इक्वेशन कैसे बनी है। इन 1889 आर्हीनियस, एक साइंटिस्ट था, आर्हीनियस फिजिकल केमिस्ट है, इसने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व द वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि रेट कांस्टेंट के का रिलेशन इसने स्टडी किया किसके साथ, टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ, टी के साथ। और ही गेव ए रिलेशनशिप, और उसने एक रिलेशनशिप बनाया कि log k इज इक्वल टू ए प्राइम माइनस बी ओवर टी। अब ए प्राइम क्यों लिया है ये आपको आगे चल के समझ आ जाएगी, क्योंकि आगे आर्हीनियस कांस्टेंट के लिए कैपिटल ए आ जाएगा। तो यहाँ पे ए और बी ये जनरल टर्म्स हैं, इस वजह से इसके साथ प्राइम लिख दिया है ताकि इस ए में और आर्हीनियस कांस्टेंट में डिफरेंस रखा जा सके।
तो ये इक्वेशन आई है log k बेस इज इक्वल टू a प्राइम माइनस बी ओवर टी। बेसिकली रिलेशन हम स्टडी कर रहे हैं टी और log k में, ये दोनों सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। देखें ये नीचे बताया गया है a एंड b आर दी कांस्टेंट्स विच डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्शन। ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू हैं जो डिफरेंट टेम्परेचर में डिफरेंट होती हैं। कैसे कांस्टेंट है आगे हम इंशाल्लाह बात अभी करते हैं, ये कैसे कांस्टेंट हैं और डिफरेंट रिएक्शन में ये डिफरेंट कैसे होती हैं। तो इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। इसमें हम एक रिलेशन देख रहे हैं टी और log k में रिलेशन। तो एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लें, log k और t में रिलेशन क्या है, डायरेक्ट। y क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है, अगर हम इसको प्लस करते हैं तो t ऊपर जाएगा। तो जब इसको प्लस करें t ऊपर जाएगा तो t और log k में क्या रिलेशन हुआ, डायरेक्ट। यानी कि टी इंक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। तो यही बात यहाँ पे नीचे पहले बताई गई है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 इंक्रीज इन टेम्परेचर टी इंक्रीजेज द रेट कांस्टेंट के। यही बात मैं आपको बता रहा था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो के की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि टेम्परेचर और के में डायरेक्ट रिलेशन है। वजह मैंने बता दी है कि जब इस माइनस को प्लस करेंगे टी ऊपर चला जाएगा। और इफ़ टी इंक्रीजेज द रेट का, इफ़ आगे कहते हैं इफ़ ग्राफ इज़ प्लॉटेड। हम क्या कर रहे हैं, अब हम ग्राफ बनाएंगे जिसमें हम एक्स एक्सिस पे 1/t लेंगे और वाई एक्सिस पे log k लेंगे। यही बात यहाँ पे की जा रही है। इफ़ ग्राफ इज़ प्लॉटेड बिटवीन 1/t ऑन एक्स एक्सिस एंड log k ऑन दी वाई एक्सिस, ए स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड। यानी कि इसको हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कहेंगे। एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास आएगा और विद नेगेटिव स्लोप। इसकी स्लोप नेगेटिव होगी, क्यों, ये ग्राफ है तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये नेगेटिव स्लोप है, डिक्रीज़ हो रहा है। उसकी वजह ये है क्योंकि हमने यहाँ पे 1/t लेना है, 1/t एंड log नेचुरल के। अगर हम t लेते तो फिर स्ट्रेट लाइन आनी थी, वो ऐसे स्ट्रेट लाइन जानी थी, ठीक है, क्योंकि log k में और t में डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन हम बात कर रहे हैं log नेचुरल k और 1/t में इन्वर्स रिलेशन होगा। अगर यहाँ t होता 1/t की बजाय तो फिर डायरेक्ट रिलेशन था, फिर स्ट्रेट लाइन आनी थी जो कि ओरिजिन में से गुजरनी थी। लेकिन अब स्ट्रेट लाइन आई है, इससे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। तो 1/t एक्स एक्सिस पे, log नेचुरल के वाई एक्सिस पे, और ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। अब इसमें इस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप बन रही है एंगल थीटा, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। tan थीटा इसका क्या होगा, स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, और उसको हम कहते हैं दिस इज b, दिस इज कांस्टेंट वैल्यू b। डिफरेंट रिएक्शंस में b डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसीलिए ऊपर हमने ये b लिया था और कहा था कि डिफरेंट रिएक्शन में b की वैल्यू डिफरेंट होगी। और a क्या है, जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में ये बात कर चुके हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू होती है, एक वैल्यू जिसका हम रिलेशन ले रहे होते हैं आपस में, यहाँ 1/t का हम log k से ग्राफ बना रहे हैं, इसको x पे लेकर, इसको y एक्सिस पे लेके। इसके साथ एक वैल्यू जो होती है वो स्लोप ऑफ दी स्ट्रेट लाइन होती है, और जो इनके साथ वैल्यू होती है वो होती है डिस्टेंस ऑफ दी स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दी एक्स एक्सिस। इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे ये जो फासला है, जो इंटरसेप्ट है, ये है ए प्राइम। दिस इज़ आल्सो कांस्टेंट, जो ऊपर इक्वेशन में हमने बात की है, ए और बी कांस्टेंट है। तो बी क्या था, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ए क्या है, इंटरसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ए बार। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, log k इज इक्वल टू ए प्राइम माइनस बी टी। अब हम इसमें मज़ीद चेंज करेंगे, इसको हम मज़ीद आर्हीनियस इक्वेशन की जो फाइनल फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए हमने दोबारा ये इक्वेशन लिखी कि log k इज़ इक्वल टू ए प्राइम माइनस b/t। अब अगर हम log को इक्वल की साइड चेंज की जाए तो log दूसरी साइड पे जाकर बेस ऑफ लॉगरिथम बन जाती है। लॉगरिथमिक बेस को डिफरेंट वर्ड से ज़ाहिर किया जाता है,
मोस्टली इसे ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ई बेस ये होती है कि दूसरी साइड पे वो बेस बन जाएगी और जो इक्वेशन उस साइड पे बाकी वैल्यू होगी वो सारी उसकी पावर बन जाएगी। तो इसलिए हमने लॉग की जब साइड चेंज की है तो दूसरी साइड पे जाके लॉग क्या बन गया, बेस, और बाकी सारी वैल्यू उसकी पावर के तौर पर आ जाएगी। ये भी लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई की है हमने। तो ये हमारे पास आ गया k इज़ इक्वल टू ई की पावर a बार या a प्राइम माइनस b ओवर टी। अब e की पावर 2 है, a बार भी है, b ओवर टी भी है, तो एक दफ़ा e के साथ a बार इसकी पावर लग जाएगी मल्टीप्लाई बाय दूसरी दफ़ा b ओवर टी की वैल्यू e के साथ माइनस b ओवर टी लग जाएगा। तो इस तरह से हम बेस ऑफ लॉगरिथम की जो दो पावर्स हैं दोनों को अलग-अलग ई के साथ अप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, यानी कि दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जो माइनस साइन था वो इसी के साथ चला गया है, माइनस बी ओवर टी। ये हमारे पास इक्वेशन आई। अब यहाँ पे अब एक कांस्टेंट बन गया है, ई की पावर ए बार किसके बराबर होती है, कैपिटल ए के। दिस कैपिटल ए इज़ द आर्हीनियस कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ ए इज़ द आर्हीनियस कांस्टेंट। ए की वैल्यू यहाँ पे ई की वैल्यू ई की पावर ए बार इज़ इक्वल टू ए कैपिटल ए आर्हीनियस कांस्टेंट हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। बाकी क्या रह गया, बी। कहता है इफ़ बी इज़ रिप्लेस्ड, और दूसरी साइड पे हमने बी को रिप्लेस करके हमने एक और इक्वेशन ले आए हैं माइनस ई ए ओवर आर, ये बी की जगह पे आ जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इस साइड पे के वैसे ही रहा, ए वैसे ही रह गया, और ई की पावर माइनस बी थी, अब क्या आ गया माइनस ई ए ओवर आर, और ये टी पहले से मौजूद है। तो ये इक्वेशन बन गई के इज़ इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। यहाँ पे जो ई ए आया है इट इज़ जस्ट फॉर द एक्टिवेशन एनर्जी, आर इज़ द जनरल गैस कांस्टेंट। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्म बनी आर्हीनियस इक्वेशन की, और इसमें ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ई की पावर माइनस ई ए ओवर आर टी, इट इज़ कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये सारी वैल्यू कांस्टेंट होती है, इसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहा जाता है। अब इस इक्वेशन को हमने जैसे फर्स्ट ईयर की बुक में एक और शक्ल में कन्वर्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम इसे कन्वर्ट करते हैं। वो कैसे, बाय टेकिंग दी लॉग नेचुरल ऑफ दी बोथ साइड्स। इस इक्वेशन की दोनों साइडों पे हमने लॉग नेचुरल लिया, तो ये क्या बन गया लॉग नेचुरल के, और इधर भी आ गया लॉग नेचुरल ए, ई पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। अब हम क्या करेंगे, लॉग नेचुरल ए के साथ अलग अप्लाई कर देंगे, लॉग नेचुरल ई के साथ अलग अप्लाई कर देंगे, और सेंटर में प्लस का साइन होगा, क्योंकि ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है कि जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं जब लॉग उनके साथ अलग अलग अप्लाई करते हैं तो सेंटर में प्लस का साइन आता है। तो ये इक्वेशन बन गई लॉग नेचुरल के इज इक्वल टू लॉग नेचुरल ए प्लस लॉग नेचुरल ई की पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। अब इसको मज़ीद मॉडिफाई करेंगे। नेक्स्ट अब हमने क्या किया, ई की जो पावर थी ना माइनस ई ए ओवर आर टी, वो शुरू में ले आए हैं, माइनस ई ए और आर टी शुरू में आ गया। यहाँ पे पहले प्लस था, इस माइनस ने उस प्लस को भी माइनस कर दिया है, ठीक है। जैसे ये आपने देखा, ये वैल्यू थी, ये माइनस ई ए और आर टी जब शुरू में आएगी इस प्लस को माइनस कर देगी, इधर आ जाएगा माइनस ई ए और आर टी लॉग नेचुरल ई। यही काम हमने यहाँ पे किया है, लॉग नेचुरल के इज इक्वल टू लॉग नेचुरल ए माइनस ई ए और आर टी लॉग नेचुरल ई। अब लॉग नेचुरल ई इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये इक्वेशन ख़त्म हो जाएगी, तो ये आ जाएगा लॉग नेचुरल के इज इक्वल टू लॉग नेचुरल ए माइनस ई ए और आर टी, ये आ गई। अब माइनस ई ए और आर टी को पहले ले आए, माइनस ई ए और आर टी, लॉग नेचुरल ए को बाद में, प्लस लॉग नेचुरल ए बाद में चला गया, और इस तरह से ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है, दिस इज़ आल्सो ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, इट इज़ आल्सो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन।
और इसके दरमियान हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं बाय टेकिंग दी 1/t ऑन एक्स एक्सिस, log natural k ऑन वाई एक्सिस. log natural a is the intercept और -EA/r ये होगा स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन. तो कहते हैं इट इज़ आल्सो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन एंड ग्राफ कैन बी ड्रॉन बाय टेकिंग 1/t ऑन एक्स एक्सिस, log natural k on the y axis, -EA/rt as the slope of straight line and log natural a is the intercept of the straight line. तो इस तरह फिर हम एक ग्राफ बना सकते हैं इसी तरह का जिसमें x एक्सिस पर हम 1/t ले लें, y एक्सिस पर log natural k ले लें और स्ट्रेट लाइन किस तरह की आएगी विद नेगेटिव स्लोप, क्योंकि 1/t और log natural a में इन्वर्स रिलेशन बन रहा है. हमने पहले भी इक्वेशन बनाई है. ऐसे नेगेटिव स्लोप आ जाएगा जिसमें यहाँ पे जो एंगल आएगा Q विच इज़ इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन. और ये किसके बराबर होगा? स्लोप क्या है? ऊपर हमने बात की है कि स्लोप क्या होगा. तो ये हमारे पास स्लोप है EA/RT. दिस इज स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन. और ये जो इंटरसेप्ट है ये हमारे पास ये क्या आया? log natural a. दिस इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन. इस तरह से ये हमारे पास ग्राफ एक आ जाएगा. तो ये है आर्हीनियस इक्वेशन. यहाँ तक आपने इसे प्रिपेयर करना है. दैट्स ऑल.